So start with me and write down the first question of this class, which says if sum of first p terms of an AP is same as sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. ये तो कर चुके शायद अपन ने। सही, आपने लास्ट क्लास में करा दिया है। अच्छा ये क्वेश्चन करा दिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसका आंसर क्या 0 आया था? ये क्वेश्चन नहीं कराया अपन ने, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज क्यू एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज पी। देखो ये क्वेश्चन ये वाला था कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज क्यू एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज पी, लेकिन इसमें कुछ अलग बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, है ना। इसमें कुछ अलग गिवन कंडीशन है, पता वही चीज़ करनी है कि सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। तो ये क्वेश्चन अपन ने नहीं किया, इसको ट्राई करो। तो सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स एंड इट इज़ गिवन दैट पी इज़ नॉट इक्वल्स टू क्यू। तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं इस सवाल को। वर्ड बाय वर्ड पढ़ा तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो पहली पी टर्म्स का सम क्या है, वो बराबर है सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। तो क्या लिखें, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। ये गिवन है, ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो एक्सपेंड किया तो 2a के साथ क्या आ गया, 2a के साथ आ गया p माइनस q, अगर q को इस तरफ लेके आ गए तो, ठीक है। तो हम क्या q और d को एक तरफ करना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे d के साथ क्या आएगा, देखना d के साथ यहाँ से आएगा q माइनस 1 इंटू q/2, ठीक है। सो q इंटू क्यू माइनस 1 ये आएगा एक, तो माइनस इधर से जो आएगा इधर से चल के ये आएगा p इंटू p माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 2 से 2 तो यहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उठा के इसको और d कॉमन ले लेते हैं। सो d कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और यहाँ से क्या बनेगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी। तो ये बन गया अपना 2a p माइनस क्यू। अब एक काम करते हैं, 2a p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है यहाँ पे। सो दिस विल बी q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, इसको कॉमन ले लिया। फिर माइनस क्यू माइनस पी, तो माइनस क्यू माइनस पी हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस इंटू डी। अब नेक्स्ट स्टेप में q माइनस 1 को कॉमन ले लिया, सॉरी p माइनस क्यू को कॉमन ले लिया। तो p माइनस क्यू इंटू 2a इज इक्वल्स टू, इधर से बाहर आया, इधर से ये बाहर आया। सो q माइनस p इंटू क्यू प्लस पी माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। तो यहाँ से q माइनस पी कैंसिल होगा और यहाँ से q माइनस पी कैंसिल होगा, तो एक दूसरे के नेगेटिव है, तो एक -1 लगा दो यहाँ पे, तो -1 आ जाएगा। सो यहाँ से क्या आया, -2a इज इक्वल्स टू क्यू प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
अच्छा, अब इसको इस तरफ भेज दो, तो 0 इज इक्वल्स टू 2a प्लस क्यू प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब ये क्या क्यू प्लस पी टर्म्स का सम बताना है हमें, क्यू प्लस पी टर्म्स का सम बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या उसी फॉर्मेट में बन गया ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, बाहर n मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो n क्या है यहाँ पे, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये वाली जो चीज़ है इधर मल्टीप्लाई की है एक्स्ट्रा, तो ज़ीरो में भी इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ज़ीरो में मल्टीप्लाई होगी तो उधर ज़ीरो ही रहेगी। तो अब यही चीज़ तो है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, और वो क्या आ गई, ज़ीरो। तो इसका आंसर हो गया 0, है ना। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है इसमें, तो पैटर्न पकड़ लेना, वैसा क्वेश्चन सामने आए तो इसी तरीके से करना है इसे। सर एक बार स्क्रीन टॉप पर कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन लिखना है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे नोट करके लिखो इसे, तो समझने की कोशिश करो। जैसे कोई AP है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, दिस इज़ एन AP। सो इसकी nth टर्म कैसे लिखते हैं अपन, nth टर्म लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर rth टर्म लिखनी है तो वही लिख देते हैं a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो अगर इसको हमने रीअरेंज करके लिखा तो कैसे आएगा ये, d इंटू आर प्लस a माइनस डी प्लस a माइनस डी। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, अगर फिक्स्ड AP है तो a तो हमें पता रहेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस भी पता रहेगा, है ना। मतलब कि ये टर्म्स तो कांस्टेंट जैसी है। ये आर ही वेरिएबल है कि आर की वैल्यू 1 हो गई, कभी आर की वैल्यू 2 हो गई, कभी आर की वैल्यू 3 हो गई, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी टर्म हमें चाहिए। तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है ना। दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन आर में ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं कि rth टर्म ऑफ AP, rth टर्म ऑफ AP, ऐसे लिखो, एक्सप्रेशन ऑफ rth टर्म ऑफ AP is a linear expression of R, ठीक है। अच्छा, इसका अदर वे राउंड भी ट्रू है कि R में कोई अगर लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि वो एक AP का एक्सप्रेशन है, AP की rth टर्म का एक्सप्रेशन है। कहने का मतलब जैसे TR ऐसे लिखा हुआ है, AR प्लस बीटा, अल्फ़ा R प्लस बीटा, ठीक है। तो दिस इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ R, सो दिस विल रिप्रेजेंट rth टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो अगर इससे हमें r माइनस वन टर्मथ लिखनी है, TR माइनस वन, तो वो क्या होगा, वो होगा r की जगह बस r माइनस वन जाएगा, सो अल्फ़ा r माइनस वन इंटू बीटा, नॉट इंटू बीटा प्लस बीटा। तो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है r का, है ना। तो अगर हमने TR माइनस वन किया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, TR माइनस TR माइनस वन, तो देखो अल्फ़ा R से अल्फ़ा R कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा बस। इसको एक्सपेंड करके तो लिखोगे तो कैसा आएगा, अल्फ़ा R माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा R से अल्फ़ा R कट गया, बीटा से बीटा कट गया, लेकिन माइनस बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। इसका मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है, और किसी भी चीज़ को AP प्रूफ करने की, किसी भी सीरीज़ को AP प्रूफ करने के लिए हमें यही करना पड़ता है कि rth टर्म में से अगर r माइनस वनथ टर्म सब्सट्रैक्ट की तो वो चीज़ कांस्टेंट आनी चाहिए जो कॉमन डिफरेंस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम
इस पॉइंट और इस पॉइंट को कलेक्टिवली लिखें तो क्या लिखेंगे कि फॉर एनी ए पी इट्स rth term will be linear expression of r and vice versa का मतलब कि अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है r का तो वो AP की rth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा एंड वाइस वर्सा। ऑल्सो अब एक और चीज़, अल्फ़ा क्या आया है यहाँ पे? अल्फ़ा आया है कॉमन डिफरेंस, और वो क्या था? वो r का कोफिशिएंट था। तो जो r का कोफिशिएंट आएगा, जैसे यहाँ पे r का कोफिशिएंट डी आया था, r का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होगा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ r will be the common difference, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट अगर अपन को समझ में आ गया तो डायरेक्टली rth टर्म या nth टर्म लिखेंगे किसी भी AP की। तो जैसे राइट nth टर्म ऑफ AP क्या है? 3, 7, 11, 15, ठीक है। तो क्लियरली वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी से तो लिख ही सकते हैं अपन। तो एक सेकेंड के लिए उसको भूल जाओ और सोचो कि अभी हमने क्या सीखा। हमने सीखा जो nth टर्म है वो क्या होगी? वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगी। किसका? n का। nth टर्म ऑफ AP विल बी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n। अब लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n में क्या आएगा? इस टाइप का टर्म आएगा अल्फ़ा n प्लस बीटा, क्योंकि लीनियर में एक तो ये इसका कोफिशिएंट आ सकता है n का, वेरिएबल का, और एक कांस्टेंट टर्म आ सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और ये जो वेरिएबल है, मतलब जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस है 4। इसका मतलब ये आएगा 4n प्लस समथिंग के फॉर्म में। अब प्लस लिखें कि क्या लिखें यहाँ पे? देखो पहली टर्म अगर लिखेंगे अपन n की जगह 1 तो क्या आना चाहिए? आना चाहिए 3, ठीक है। सो 4n, n की जगह अगर तुमने 1 रख दिया तो 4 बचा, तो माइनस क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए, तभी 3 बनेगा। तो हम डायरेक्टली nth टर्म ऐसे लिख सकते हैं 4n माइनस 1। ये बात समझ में आई? दोस्तों बताओ मुझे, ये बात तुम्हें समझ में आई या ऊपर से निकल गई ये बात? थोड़ी बहुत आई भी सर, और थोड़ी बहुत ऊपर से भी निकली। अच्छा, ऊपर से ही निकली। हाँ हाँ, कौन है ये ऊपर से निकली वाला? सर हल्की से समझ में आई, थोड़ा सा ऊपर से निकल गई आधे से। अच्छा, देखो एक्चुअली ये बात समझना, अगर ये बात तुम्हें पहले ही बताई जाती, पहले मतलब कि 10th क्लास में, तो ज़्यादा समझ में आ जाती। अभी क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि यार nth टर्म तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो वैसे लिख के देखो, a की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पे, n माइनस वन इंटू यहाँ पे d 4 रखोगे, तो क्या आएगा ये अपने पास? 3 प्लस 4n माइनस 4, यानी कि 4n माइनस वन। तो यही आ गई। तब तुम्हारा दिमाग इस पर लटक गया है जैसे ही वो क्वेश्चन को देखा है। तो ये समझने के लिए तुम ऑन नहीं हो पा रहे हो। देखो क्या बात कही जा रही है। सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब समझते हो? लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स का। ए जेड प्लस 5, ये लीनियर एक्सप्रेशन है जेड का। 7x प्लस 8, ये लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स का। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन समझ में आता है? लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे अगर मैंने ये लिख दिया है ax² प्लस 5, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं है ये लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म्स में हम nth टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टी एक्स कुछ इस फॉर्म में आएगा, टी जेड कुछ इस फॉर्म में आएगा, टी एक्स कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, जिसमें जो x का कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस होगा। और उसके हिसाब से आ फिर गया हम सर समझ में। फर्स्ट टर्म को लगा के हम nth टर्म लिख लेंगे। तो एक और एग्जांपल करते हैं, क्लियर होगा। सो राइट nth टर्म ऑफ AP कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 7, 11, 15।
तो हम nth टर्म लिखते हैं इसकी, ठीक है। तो Tn 100% कुछ इस फॉर्म की होगी an प्लस बी, जिसमें से a होगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये कोफिशिएंट है ना। तो ये कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4। तो पहला तो 4n आ गया। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म को क्या लिखें, ज़रा तुम लोग बताओ क्या लिखें। यहाँ पे कुछ लिखना है अपन को, प्लस या माइनस या कुछ लिखना है यहाँ पे। तो वो, और वो एक नंबर -3 होगा। -3 लिखे है ना, कॉमन सेंस, पहली टर्म मैच करानी है। तो n को 1 रखेंगे अगर अपन, -3 या +3, -3 सर, +3 सर, -3 रखोगे तो -1 आ जाएगा, लेकिन अपन को तो 7 लाना है, तो +3 रखना पड़ेगा। +3 तो +3 रख देंगे तो ये nth टर्म आ जाएगी। सो एज सिंपल एज इट इज़। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है, जो nth टर्म होती है AP की, वो लीनियर एक्सप्रेशन होती है। एक और सवाल कर लेते हैं तो हो सकता है। अब इसका मतलब सही आंसर ही देना है, गलत आंसर देना ही नहीं है, फोकस करना है बस। इसकी nth टर्म लिखो, ये AP लिखी हुई है, राइट इट्स nth टर्म। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस ढूंढो कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस ढूंढो, वो चीज़ यहाँ लिख देना, n आएगा फिर यहाँ पे, और फिर उसके बाद कुछ प्लस सर, माइनस कुछ। 17 -2 आ रही है क्या? 17 -2 है 17 बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे -2 है इसका कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ -2 आएगा। अब पहली टर्म लिखने के लिए क्या n की जगह 1 चिपकाना पड़ेगा, तो -2 आ जाएगा। -2 में ऐसा क्या करें कि 15 आ जाए, तो 17 जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसकी nth टर्म आ गई, ठीक है। फिर ये तो हो गई nth टर्म की बात। अब बात करते हैं सम टू द n टर्म्स की बात। तो नेक्स्ट नोट लिखो कि सम टू द n टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं एक बार। तो क्या आएगा यहाँ पे, n/2 इंटू 2a प्लस n² d माइनस nd। सो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, इज इक्वल्स टू n² के साथ क्या आया, n² के साथ आया d/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या आया, इधर LCM ले लेते हैं, 2a आ गया, 2a माइनस d/2 इंटू n। तो ये किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है Sn का, n के टर्म्स में। सो n के टर्म्स में कुछ n² बन रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है उसके साथ n² बन रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ और आ रहा है उसके साथ n बन रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें कांस्टेंट टर्म कितना है, 0, जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि यार ये सम टू द nth टर्म का फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, 5n² माइनस 6n प्लस 7। तो क्या ये सम टू द n टर्म्स हो सकता है, ये सम टू द n टर्म्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, दिस इज़ नॉट 0, सो दिस कैन नॉट बी द एक्सप्रेशन फॉर Sn, मतलब ये गलत लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी एक चीज़ दिमाग में ऑन करो कि यार ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका कांस्टेंट टर्म 0 है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म 0 है, n² का कोफिशिएंट क्या है, n² का कोफिशिएंट है d/2, और n का कोफिशिएंट क्या है, n का कोफिशिएंट है 2a माइनस d/2, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो शब्दों में नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को, कि फॉर एन ए पी sum of first n terms will be quadratic expression of n with constant term as 0, with constant term as 0 and vice versa का मतलब कि अगर कोई हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख गया
जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, सो दैट मस्ट बी डेफिनेटली एक्सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स कुछ ऐसा दिया हुआ है 6n स्क्वायर प्लस 5n। सो फाइंड 100% ये AP होगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है। सो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो एक तरीका तो ये है कि अगर इसमें n की जगह हमने 1 चिपका दिया तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। सम टू द फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। सो A1 इज नथिंग बट S1। तो 1 चिपका दो यहाँ पे, तो 1 चिपकाया तो 6 + 5 दैट इज़ 11। तो फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगी? सेकेंड टर्म होगी A1 प्लस A2, मतलब कि सेकेंड S2 क्या होगी? सम टू द सेकेंड फर्स्ट एंड टू टर्म्स। ठीक है, अब A1 मिल चुका है हमें, A1 11 है, और A2 मिल जाएगा, S2 आ गया एक बार तो। सो A2 11 प्लस A2 विल बी बिकमिंग S2। सो S2 की जगह 2 रख दो यहाँ पे n की जगह, तो 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 6 24, 24 प्लस 2 5 10, तो ये होगा 10, तो ये होगा अपने पास 34। सो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 34 माइनस 11, तो 34 में से 11 गया तो कितना आया? ये है अपने पास 23। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर 11 है, सेकेंड टर्म अगर 23 है, तो D क्या होगा? D होगा A2 माइनस A1, दैट इज़ 23 माइनस 11, दैट इज़ 12। सो दिस इज़ D एंड दिस इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ A। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है करने का, या हमने अगर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया कि सम ऑफ द n टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, D/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2a माइनस D/2 इंटू एन। ठीक है, यानी कि हमने लिखा यहाँ पे n टर्म्स के सम का फॉर्मूला D/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2a माइनस D/2 इंटू एन, और इसको कंपेयर किया गिवन एक्सप्रेशन से। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? 6n स्क्वायर प्लस 5n, एन दिया हुआ है 6n स्क्वायर प्लस 5n। सो कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि यार D/2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। सो ये लगाया कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। सो D/2 इज इक्वल्स टू 6 विच गिव्स D इज इक्वल्स टू 12। एंड सेकेंड सिचुएशन 2a माइनस D/2 इज इक्वल्स टू 5। तो इनको कंपेयर कर लिया, सो इनको कंपेयर किया तो 2a माइनस D की वैल्यू तो आ चुकी है, 12/2 इज इक्वल्स टू 5। तो सॉल्व किया इसको, 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10। तो सॉल्व किया तो 2a इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ? 12 प्लस 10 दैट इज़ 22। तो यहाँ से a की वैल्यू 11 आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं नए तरीके से। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा तुम्हें। नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट फिर से अगर नहीं समझ में आया तो। कुल मिला के क्या याद रखना है, बॉटम लाइन, कि Tn का एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, और Sn का जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा n में, जिसमें कांस्टेंट टर्म विल बी 0। ठीक है, सो आर यू गेटिंग दिस? बस इतनी सी चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यस सर। कि ये अल्फ़ा n प्लस बीटा के फॉर्म का होगा, ये कुछ अल्फ़ा n स्क्वायर प्लस बीटा n के फॉर्म का होगा, जिसमें हम हमेशा ही फार्मूला लिख के देख सकते हैं कंपेयर करके कि क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, एब्जॉर्ब करो, जस्ट रिवाइज करो दोनों क्वेश्चन की क्या किया उसमें, एब्जॉर्ब इट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। कि लेट फॉर अ सीरीज, एक सीरीज़ है, हमें पता नहीं कि वो क्या है, AP है कि किस टाइप की सीरीज़ है, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 4n।
then prove that it is an AP. It is an AP. ठीक है, तो 100% कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, सम ऑफ एन टर्म। तो 100% ये किस चीज़ के बारे में बताया गया, यहाँ पे AP के बारे में बताया गया, लेकिन हमें प्रूफ करना है। जब प्रूफ क्या होता है AP का, AP की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए तो फिर वो AP प्रूव हो जाती है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट any series is an AP, we need to show that tn minus 1 is equals to constant। ये हमें शो करना होता है, ठीक है। तो अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हम बस हमारी बात को प्रूफ कर देंगे कि ये AP है। अब tn कैसे निकालें? tn निकालने के लिए Sn का यूज़ होता है। tn is given by Sn minus 1, यानी कि सम टू द nth टर्म माइनस सम टू द n-1 टर्म कर देंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। अब सम टू द nth टर्म के लिए तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या आ गया ये n² + 4n, और सम टू द n-1 की टर्म्स निकालना है तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n-1। तो ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4n-1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने बैठे, n² + 4n माइनस इसको सॉल्व किया तो ये आया अपने पास n² - 2n + 1 + 4n - 4। ठीक है, सो n² से n² कट गया, 4n - 2n तो ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, +2n, और माइनस बचेगा तो ये ओवरऑल हो जाएगा +2n। ठीक है, फिर +1 है वो माइनस हो जाएगा बाहर आके, और -4 है वो प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी +1 - 1 +4 - 1, सो इट विल बी 4 - 1 दैट इज 3। सो tn क्या आ गया हमारे पास, tn आ गया 2n - 3। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब tn - 1 भी चाहिए क्योंकि उसी में से सब्सट्रैक्ट करके हमें उसको कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो अगर n है यहाँ पे और tn - 1 रखना है तो यहाँ पे n की जगह अगर n-1 रखा है तो यहाँ पे भी n की जगह n-1 रखना पड़ेगा। तो n-1 + 3, तो ये tn-1 आ गया। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो tn-1 इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ तो 2n + 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, 2n - 2 + 3। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2n से 2n कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +2 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट आ गया है ना, ये कांस्टेंट, इसमें कोई n का टर्म्स नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था हमें कि tn - 1 कांस्टेंट आ जाए, और वही कांस्टेंट ही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। ये बात समझ में आ रही है? हैंस प्रूव दैट द गिवन सीक्वेंस इज AP। ठीक है, फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताते जाओ, मुझे फीडबैक देते जाओ कितना समझ में आया, कितना एब्जॉर्ब हुआ, थोड़ा वेट कर लूँ क्या एब्जॉर्ब करने के लिए। So now let's move to the next question which says like this। ये मतलब तुम्हें खुद से करना है सॉल्व, है ना, सब इजी क्वेश्चंस है, और मैं क्वेश्चन लिख के तुम्हें टाइम दूंगा 2-2 मिनट का। So the first term of an AP is 5। ठीक है, लास्ट टर्म is 45। ठीक है, and the sum is 400। then find the number of terms and the common difference तो फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ। देखो आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5। ठीक है,
और लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 और सम दिया हुआ है 16, सॉरी सम दिया हुआ है 400। तो एक फार्मूला होता है सम टू द एन टर्म्स का, क्या होता है वो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है 400 सम। n क्या है ये तो निकालना है हमें, 2 तो 2 है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 45। सो दिस विल बी 5 + 45, 5 + 45 इज़ नथिंग बट 50। तो ये 50 और ये 2 से कटेगा तो 25 आएगा, यानी कि n इक्वल्स टू 400/25। 400/25 नथिंग बट 16, मतलब कि 16 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो अगर हम ऐसे A16 लिख दें तो वो क्या लिखेंगे, A + 15D। A16 यानी कि 16 यानी कि लास्ट टर्म दैट इज़ 45 इज इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म यानी कि 5 + 15 × D। तो यहाँ से D निकल के आ जाएगा, D कैलकुलेट करो 8/3 आएगा यहाँ से। ये आंसर हो गए अपने, ये और ये। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। which says let -297 -294 -291 ये AP है, is an AP। then find first common difference, second nth term, third sum of nth sum to the n terms, sum to the first n terms, ठीक है, fourth the value of n such that Sn is least। ऐसी वैल्यू बतानी है n की कि Sn सबसे कम आए, ठीक है। फिफ्थ which term is the first non-negative term, which term is the first non-negative term। नॉन नेगेटिव यानी कि वो नेगेटिव ना हो, 0 इज़ ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव हो गया तो वो नॉन नेगेटिव होगा, 0 हो गया तो भी वो नॉन नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव हो गया तो फिर वो नॉन नेगेटिव नहीं होगा। तो पहला नॉन नेगेटिव नंबर बताना है हमें, ठीक है। फिर सिक्स्थ पार्ट, विच टर्म इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, विच टर्म इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, ठीक है। और सेवंथ पार्ट, हाउ मैनी टर्म्स शुड बी taken such that the sum of terms should be sum of terms is 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका तो आंसर तुम्हें ही लिखना है, मैं बस आंसर लिखूंगा यहाँ पे। इसको कलेक्टिव कैलकुलेट करो। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही अगर तुम थॉटफुली सोचोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो यू हैव 5 minutes फॉर सॉल्विंग दिस। लगाओ ज़रा टाइम। तो देखो इसको, पहले का आंसर दिख ही रहा है, -297 से कितना आगे पहुँच गया, +3 आगे पहुँच गया। तो कॉमन डिफरेंस पहले का आंसर लिख देता हूँ मैं, पहले का आंसर इज़ +3। दूसरा क्या लिखना है, nth टर्म। सो nth टर्म कैसे लिखते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस इंटू n। और पहली टर्म बनाने के लिए कि क्या करें, पहली टर्म बनाने के लिए -300 करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला कॉमन डिफरेंस इज 3, Tn इज ये। और थर्ड सम टू द nth टर्म, इसका आंसर आएगा d/2 लिखते हैं यहाँ पे, d/2 n² प्लस n के साथ क्या आता है, n के साथ आता है 2a - d/2। तो a तो पता है अपन को, -297 है। ये हो गया 3/4 n² प्लस
2 into minus 297 minus 297 minus d. D is what? 3 upon 2 into n. तो ये क्या हो गया अपने पास? 3/2 n square plus 297 into 2, 2 7 14, 1 2 9 18, 19, 2 4 5 minus 594 minus 3, तो और 3 और जोड़ दो इसमें, हो जाएगा -597, तो -597/2n। ये आ गया अपना एक्सप्रेशन ऑफ सम टू द nth टर्म। सो आई होप ये तीनों तो निकाल ही लिए होंगे तुमने। किसने नहीं निकाले ज़रा बताओ मुझे। अगर ये नहीं निकाले तो मतलब कि तुम बिल्कुल ध्यान से सुन ही नहीं रहे, तो 10th में कर चुके ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे ध्यान दो, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ n सच दैट Sn इज लीस्ट। तो अब लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब था सबसे कम। सम कम हो रहा है क्या? तो हाँ देखो कम हो रहा है। पहली टर्म में 297 माइनस में, अगली टर्म है माइनस में 294, अगली टर्म है माइनस में 291। ऐसे कम होते होते कभी पहुँचेगी ये, हो सकता है ज़ीरो आ जाए। तो ये सब नेगेटिव 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 टर्म्स हैं, और कभी हो सकता है ज़ीरो आ जाए या पॉजिटिव टर्म आ जाए। तो फिर उसके बाद बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे कम हुआ सम, उसके बाद और कम हुआ, फिर माइनस में और कम हुआ। ऐसे कब तक कम होता रहेगा? ये कम होता रहेगा कि जब तक ज़ीरो ना आ जाए या पॉजिटिव टर्म ना आ जाए। तो हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं टी ए एन को, और उससे फिर आइडिया लग जाएगा कि उसकी पहली नेगेटिव, आखिरी नेगेटिव टर्म और पहली पॉजिटिव टर्म कौन सी है। सो टी एन को ज़ीरो किया। तो टी एन क्या है? टी एन है 3n माइनस 300। सो 3n माइनस 300 किसके बराबर है? ये ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ से n की वैल्यू आई 100, यानी कि ज़ीरो इज़ द 100th टर्म। 100th टर्म ज़ीरो है, ठीक है। तो यानी कि लास्ट नेगेटिव टर्म क्या? 99 टर्म है। T99 इज़ द लास्ट नेगेटिव टर्म। तो सम लीस्ट कब होगा? सम लीस्ट होगा या तो S99 निकाल लो या S100 निकाल लो। सो एन एस मिनिमम इज़ S99 और S100, इनमें से कुछ भी निकाल लो, मिनिमम आ जाएगा। सो 99/2, 2a इज़ -297 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 99 माइनस 1 इंटू डी। डी इज़ वॉट? 3। सॉल्व करो इसको, ये आएगा 99/2, 2 7 14, 2 9 18 और एक 19, 1 2 2 4 एक 5 माइनस 594 प्लस 98 इंटू 3, 98 इंटू 3, 3 8 24, 3 9 27, 28 29, 294। तो ये आया 294। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 294 माइनस 594, 294 माइनस 594 इज़ नथिंग बट -300। सो 99/2 इंटू -300 सॉल्व करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। 150 इंटू 99, 9 0 0, 9 5 45, 9 9 10 12 13, 5 8 4 1 और एक ज़ीरो और, तो -14850। दिस इज़ द लीस्ट सम जो पॉसिबल है। तो ये हमने S99 निकाला है। अगर S100 निकालते तब भी यही आना चाहिए, क्योंकि 100 टर्म तो ज़ीरो है। S99 में अगर ज़ीरो जोड़ दोगे तो वही बचेगा। सो S100 भी निकाल लेते हैं। S100 विल बी 100/2। ऐसे मतलब टाइम पास के लिए है ना, आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही कलेजे में ठंडक मिले हमें, इसलिए निकाल रही है। तो S100 इज इक्वल्स टू 100/2, 2a, 2a इज़ 294 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 90। तो ये आया 50। यहाँ से ये वही 594। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि ये 594 इंटू 2, हाँ सही है सही है सही है। तो ये -594 प्लस 99 इंटू 3,
तो 3 9 या 27, 3 9 27, 28 29, तो ये 289 है। ठीक है, तो 594 माइनस 289, तो 14 में से 9 गया तो 5, 8 में से ये 0 और ये 3, तो ये आया -305। तो 50 इंटू -305, तो ये क्या वही आ रहा है, देख लेते हैं इसको। 305 को मल्टीप्लाई करके, 305 इंटू 50, 5 5 25, 5 0 0 2, 5 3 15, 1525। ओ माय गॉड, अब ये गड़बड़ हो गई, साला आंसर अलग अलग आ गया। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की हो सकती है? 98 इंटू 3, 98 इंटू 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 28, ये गड़बड़ कर दी। 3 9 जा 27, 28 29, नहीं सही है। 294 आएगा, ये तो सही है। 297 इंटू 2 कर लेते हैं। 297 इंटू 2 इज़ नथिंग बट 297 प्लस 297, 7 7 14, 10 और 1 19 और 1 5, ये भी सही है। अब 594 में से 294 जाएगा तो 300 ही बचेगा, तो -300। अब 150 इंटू 99, 150 इंटू 99 किया, एक बार फिर कर लेते हैं और क्या। 9 5 तो 45, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, तो 135 135, क्रॉस 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 क्रॉस, 0 5 8 4 1 8 4 5, ये सही है। अब बचा बस ये, तो अब इसको कर लेते हैं। 297 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये 297 का डबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 99 इंटू 3 होना चाहिए, मतलब ये तो कुछ गड़बड़ आ गई इसमें। तो 3 9 जा 99 इंटू 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 28 29, तो 297 आएगा यहाँ पे। 297, ये गड़बड़ हो गई, तो इसको हटाओ सब। 305 नहीं आएगा यहाँ, कुछ और आएगा। तो ये आया अपने पास 594 अपॉन 297। 14 में से 9 7 गया तो बचा 7, 8 में से 9 गया तो 9, 3 4 में से 2 गया तो बचा 2, तो ये -297 आएगा यहाँ पे। तो -297 इंटू 50, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 46 47 48, 5 2 जा 10 11 12 13 14, तो ये आ गया। अब सही है ये और ये बराबर आने चाहिए थे और आ गए। तो ये मिनिमम सम हो जाएगा इसका। ये हो गया अपना 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। 5th क्वेश्चन इज द विच टर्म इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। सो 100th टर्म तो 0 है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी? 101 वाली। सो 5th का आंसर इज 5th है या 6th है, क्या कर दिया अपन ने? विच फर्स्ट, सॉरी 6th का आंसर दे दिया पहले, कोई बात नहीं। तो 6th का आंसर है 101 टर्म्स। ये बात समझ में आ रही है 101 कैसे हुआ ये? यस सर। 101 वाली टर्म फर्स्ट पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। और 5th में क्या पूछा है, यही आंसर लिख देता हूँ मैं इसका। विच टर्म इज़ द फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म कौन सी है? 0, 0 नॉन नेगेटिव है, तो इसका आंसर है 100, यानी कि T100। इसका आंसर है T 101, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट द सम ऑफ टर्म्स इज 18। कितनी टर्म्स ली जाएँ कि सम ऑफ टर्म्स 18 आ जाए? तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट है ये कौन सा? 7th। क्या दे रहा है कि सम ऑफ कितनी टर्म्स 18 आ जाए, तो रखते हैं यहाँ पे n/2 इंटू 2a, 2a इज -297 प्लस n-1 इंटू d, n-1 इंटू dd इज 3 इज इक्वल्स टू 18। तो ये 2 यहाँ पे आया, तो ये 18 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 36, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे। तो ये आया अपने पास 297 इंटू 2, सो -297 इंटू 2 इज -594 इंटू n प्लस
3n² प्लस माइनस 3n इज इक्वल्स टू 36। तो और अच्छे से इसको लिख दिया 3n² माइनस 597n इज इक्वल्स टू 36। ये 3 से डिविजिबल है क्या? 5 और 7 12 और 9, हाँ है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे। सो ये n² माइनस 3 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा। 12 से ये वाला कितने से कटेगा? 3 1 3, फिर 3 9 27, नहीं 3 यहाँ से 29, फिर तो 199 आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज़ नथिंग बट n² माइनस 199n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब तो ये क्वाड्रेटिक है जिसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, या इसको ऐसे समझो n इंटू n माइनस 199 इज इक्वल्स टू 12 आ जाए। n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, गौर से समझना। ये एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर घटाएंगे तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर। अच्छा, और कोई भी दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 12 आ रहा है, वो दो चीज़ कौन है यहाँ पे? एक चीज़ है n और एक चीज़ है n माइनस 199। तो एक भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। सो क्लियरली n शुड बी ग्रेटर देन 199। अच्छा, n अगर 199 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या रखोगे? कम से कम 200 रखोगे, और यहाँ पे 200 माइनस 199 1 रखोगे। इस मिनिमम केस में भी आंसर 200 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है ना। तो मतलब कहने का कि n की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल सच दैट Sn इज इक्वल्स टू 18। तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। अच्छा, इतना नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? n² माइनस 199n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब श्रीधराचार्य लगाएंगे। श्रीधराचार्य लगाया तो n की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस b² इज़ व्हाट? b² इज़ 199 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तो 4 है, a कितना 1 है, और c कितना है माइनस 12। ठीक है, अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 199 प्लस माइनस 199 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस 48। ठीक है, अपॉन 2। सो 199 का स्क्वायर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। तो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है और मैं इससे सॉल्व करने जा रहा हूँ। कम ऑन कैलकुलेटर में किया 199 इंटू 199, इसकी वैल्यू आ रही है 39601 और उसमें 48 भी जोड़ के रूट निकालना है। सो प्लस 48 निकाल के रूट निकालते हैं तो ये आया अपने पास √39469। अब ये है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 39469, तो इसकी वैल्यू कुछ इर्रेशनल आएगी। तो क्लियरली अगर ये इर्रेशनल है तो n नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है ना। n कैन नॉट बी नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब तुम उसको कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर नेचुरल नहीं आ सकता। और सिंपली ये देखो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 12 हो रहा है तो क्या दोनों नेगेटिव हो सकती हैं? दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन n नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होनी पड़ेंगी। तो अगर ये पॉजिटिव होनी है ये वाली, तो n की वैल्यू 200 होनी चाहिए कम से कम। 199 हो गई तो फिर तो 0 हो जाएगा। क्लियरली ये बात समझ में आ रही है? तो अगर n की वैल्यू 199 से ज़्यादा है तो n की वैल्यू कम से कम 200 रखोगे। ऐसा रखने पे 200 भी रखा तो भी ये 200 आ रहा है इस चीज़ का प्रोडक्ट, 12 नहीं आ रहा।
मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? बताओ ज़रा, ऊपर बाउंसर गया कि समझ में आया? सर आगे समझ गए। आ गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो भी है वो, सो ऐसे लिखा होगा 4, 10, 16 till 88 is an AP, is an AP. Then find first part, number of terms. Second, sum of all terms. Third, how many terms? Third part, how many terms should be taken such that summation exceeds 120. ठीक है, कितनी टर्म्स ले ऐसी कि समेशन 120 से ज़्यादा आ जाए? तो कुछ नहीं, इसको करते हैं सॉल्व। पहला आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 88 टर्म्स nth टर्म है, सो 88 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी दिख रहा है इसमें 6 है, a कितना है? a 4 है, सो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से सॉल्व किया हमने तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो 13 टर्म है टोटल। फिर सेकंड, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सो सम ऑफ ऑल टर्म्स कैसे लिखते हैं? जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दी हुई हो, n/2 a plus l. So what is n? n is 13/2. a is what? a is 4 and last term is 88. So ये 13/2, 4 plus 88 is 92. So 246, 13 into 46 सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 46 into 13, 3 6 18, 3 4 12, 13, 598 598 श्योर? यस सर। तो ये हो गया अपने पास 598। ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं। अब थर्ड में दिमाग लगाते हैं, बोले कि हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन, कितनी टर्म्स ली जाए कि उन टर्म्स का सम 120 से ज़्यादा आ जाए। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? सम टू द n टर्म्स इज़ ग्रेटर देन 120। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कुल मिला के। सो एस एन कैसे लिखते हैं? एस एन इज़ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ ग्रेटर देन 120। सो n क्या है यहाँ पे? वही तो निकालना है, n/2 2a। a कितना है? a है यहाँ पे 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पे 6 इज़ ग्रेटर देन 120। सो ये 2 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो n इंटू 8 प्लस 6n माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन 240। ठीक है, तो 8 माइनस 6 कितना हुआ? 2 प्लस 6n इंटू n इज़ ग्रेटर देन 240। सो सॉल्व किया इसको, 2n प्लस 6n स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आए, माइनस 240 इज़ ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन ले लिया और लिख दिया 3n स्क्वायर प्लस माइनस 240 में 2 कॉमन आ जाएगा तो 120 बचेगा। तो 120 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। सो फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? सोचते हैं ज़रा बैठ के कि यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट 3 इंटू 120 माइनस में, सो 3 इंटू 120 दैट इज़ 360। कोई ऐसे दो नंबर बता दो जिनका प्रोडक्ट 360 आ जाए, और क्योंकि यहाँ पे +1 आना है तो वो एडजेसेंट होने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हमने यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोशिश की और 360 लाना है तो n इंटू n प्लस 1। ठीक है,
सम ज़ीरो लाना है तो एक में माइनस लगाना पड़ेगा। सो एन इंटू, मतलब ऐसी हिट एंड ट्रायल से सोचते हैं और क्या। 24 इंटू 25 होता है क्या ये? 24 इंटू 25, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और ये 60, तो 600 होता है। मतलब ज़्यादा आगे पहुंच गए। 15 इंटू 16 करते हैं। 15 इंटू 16, 6 5 30, 6 1 6 7 8 9 और ये 15। ठीक है, तो ये आया 0, ये आया 9 और 5 14 और एक आया 240। अब थोड़ा पीछे रह गए तो क्या करें? 20 और 21, 20 और 21 भी नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, इसको अपन श्रीधराचार्य से सॉल्व कर लेते हैं और उसका एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सो श्रीधराचार्य से सॉल्व करने चले जब हम, तो ये कैसा बनेगा? या इसको इतना ना सोचते हुए इसको ऐसे सोच लेते हैं। देखो, मतलब ये कुल मिला के कोई सैगे नंबर नहीं आ रहे ऐसे 15 16 20 25 25 24 ऐसे नंबर नहीं आ रहे। कोई ऐसे नंबर आएंगे जो पॉइंट में होंगे, डेसिमल में। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, 3n² + n को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और 120 को इस तरफ भेज देते हैं। और इसको तोड़ के लिख लेते हैं किस फॉर्म में? इसको फॉर्म में लिख लेते हैं n इंटू 3n+1 वाले फॉर्म में। ठीक है, अब n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर होगा और ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, जब 120 से ऊपर निकल जाए वो अपना आंसर होगा। तो n की वैल्यू 6 रखते हैं सबसे पहले। ऐसी मतलब 6 क्यों रखी? चलो 5 रख लो, क्योंकि ज़्यादा आ गई तो फिर कम कर लेंगे, n कम आ गई तो ज़्यादा कर लेंगे, तो 5 रख लेते हैं। तो 5 रखा यहाँ पे, देखना 5 इंटू 15 + 1, सो 5 इंटू 15 + 1 दैट इज़ 16। तो कितना आया ये आया 80। तो क्या ये ग्रेटर देन है 120 से? नहीं, तो मतलब n = 5 नहीं हो सकता। n = 6 देखते हैं, n = 6 देखा तो यहाँ पे रखा 6 इंटू 3 6 18 + 1 दैट इज़ 17। तो ये कितना आया? ये आया हमारे पास 6 7 42 और 6 1 6 7 8 9 10 102। तो क्या ये बड़ा है 120 से? नहीं, तो ये भी नहीं। फिर n = 7 देखा यहाँ, 7 रखा यहाँ, तो 7 इंटू 7 3 21 + 1 दैट इज़ 22। कितना आया ये? 7 to the 14, 7 to the 14 15। तो ये बड़ा हो गया 120 से। हाँ, तो इसका मतलब n 7, अब उससे उसके आगे जितने भी n रखोगे तो बड़ा आना ही है ना। तो n 7 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 6 पे काम नहीं चलेगा। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो n की वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए या 7 भी हो सकती है, तभी जो सम है उन n टर्म्स का वो 120 को क्रॉस करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर हो गया इसका। बताओ अपने थॉट्स, किस किस को समझ में आया ये? आ गया सर समझ में। ठीक है, so the next question is, if in an AP TM यानी कि mth term is 1/n and TN यानी कि nth term is 1/m, then prove that sum to the mn terms is 1/2 mn + 1। दो कंडीशंस दी हुई हैं, ये और ये, तीसरी कंडीशन प्रूव करनी है। तो आसानी से देखते हैं इसके कि फर्स्ट टर्म को बोल देते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो इसको अगर लिखना है हमें तो कैसे लिखें? Tm = a + m-1 इंटू d = 1/n। और Tn को कैसे लिखें?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m। ये दो गिवन कंडीशंस है, ठीक है। अब इन दो गिवन कंडीशन से हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं सम ऑफ एम एन टर्म्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपन। तो सम ऑफ एम एन टर्म्स विल बी एक्सप्रेस्ड एज mn/2 इंटू 2a प्लस mn-1 इंटू ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। मतलब कुल मिला के इन दो चीज़ों से हमें घुमा फिरा के ये वाली चीज़ जनरेट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे mn तो है नहीं, इस पूरी इक्वेशन में m इंटू एन कहीं नहीं है। mn कैसे जनरेट किया जा सकता है, इन दोनों को प्लस या माइनस करके, ठीक है। इन दोनों को प्लस या माइनस कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर में mn जनरेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, जिसमें से अगर हमें a और d कैलकुलेट कर लें तो बस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये शो करना है। mn तो जो प्रूफ करना है उसमें भी मौजूद है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, नॉट डिवाइड, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। तो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर दिए तो a से a चला जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास। सो 1-2 विल गिव, a में से a चला गया, यहाँ से m-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो बचेगा इफेक्टिवली m-n इंटू डी इज इक्वल्स टू 1-n -1/m। तो यहाँ से d क्या हो गया, d हो गया m-n आ गया ऊपर, और m-n यहाँ से भी नीचे आ गया इंटू mn। तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/mn। ठीक है। सिमिलरली इसमें से किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, d की वैल्यू a आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल्स टू 1/mn इन 1, पहले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो tm इज इक्वल्स टू a प्लस m-1 इंटू डी, डी की जगह लिखा 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। a प्लस, इसको उस तरफ भेजा तो पहली टर्म आएगी 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। उस तरफ भेजा तो इससे ये कट गया और ये प्लस में आ गया यहाँ पे। सो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn। सो a इज़ 1/mn एंड d वॉज 1/mn। दोनों ही सेम चीज़ें आ गई। बस अब क्या प्रूफ करना है वो चीज़ लिख लेते हैं। ये प्रूफ करना है ये वाली चीज़, s ऑफ mn। सो नाउ sum of mn terms is equals to mn/2 इंटू 2a, a की जगह क्या लिखें 1/mn, प्लस n-1 इंटू डी, n is nothing but mn, so mn-1 इंटू डी, डी इज़ नथिंग बट 1/mn। इसको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करके। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो केवल 2 से 2 कट जाएगा, mn से mn कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर पहुंच के इससे होगा तो ये 1 माइनस 1/mn है, ये हुआ 1 माइनस 1/mn, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है mn/2 से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस mn/2 माइनस mn से mn कट गया, ये 1/2 बचा, ठीक है। सो 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2। सो mn प्लस 1/2, ये आ गया सम ऑफ mn टर्म्स, और वही हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ्ड। आया ये समझ में? ठीक है, तो 1 मिनट ज़रा वेट करो, मैं बुक उठा के लाता हूँ और तुम्हें होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क इज़
चैप्टर 4 में इलस्ट्रेशन फोर पॉइंट वन से लेके 4.36 तक ये करना है। ये 36 क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 करना है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 39 क्वेश्चंस हुए। लगभग 2 घंटे लगेंगे इनको करने में। ठीक है, इनके सॉल्यूशन मौजूद हैं, तो सॉल्यूशन मत देखना, नहीं तो पूरा एसेंस ख़राब हो जाएगा। सॉल्यूशन केवल इसलिए देखना तब जब तुम पूरी तरह भर जाओ, है ना, कि अब तो कुछ चारा ही नहीं, अब तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, अब इतनी बुद्धि दी है भगवान ने मुझे। तुम 100% श्योर हो जाओगे, तुम अपना मैक्सिमम लगा चुके हो, जितना खोपड़ा तुम्हारे दिमाग में भगवान ने दिया है तुम्हें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। नहीं तो अगर तुरंत रीड करके तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे अरे सब आ गया समझ में, बट कुछ नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिलीव मी। सो सॉल्यूशन केवल इसलिए दिए हुए हैं ताकि अगर तुम्हारा मन भर जाए पूरी तरीके से, तुम इतना अपनी जान लगा दो हर क्वेश्चन में कि यार ये तो अब कुछ और पता ही नहीं है मुझे, अब तो सब सोच लिया, उसके बाद भी आंसर नहीं आया या नहीं बने, तभी सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।